देखिए उसकी बहुत सारी वजूहत होती है। बर्ड का एज होना, कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी होता है, बर्ड का मेच्योर होना बहुत ज़रूरी होता है। बर्ड्स के अंदर साइको होती है जो हम और आप उसको गेन नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मेल है, बहुत यंग मेल है, 6 मंथ का, 7 मंथ का, आप उसको जो फीमेल प्रोवाइड कर रहे हैं वो तकरीबन अगर 2 साल के ऊपर की फीमेल को आप एक टीन एज मेल के साथ पेयरिंग कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो पेयरिंग बॉन्ड नहीं होता। मगर कभी कभी समटाइम आपका पेयर बॉन्ड हो जाता है, मगर उसके बाद भी आप उसका रिजल्ट एक्सपेक्टिंग अच्छा नहीं कर सकते। मगर आपको जब पेयरिंग बॉन्ड करवाना है तो मेरा ये नाकिस मशवरा है कि सबसे पहले आप मेल को एक किसी केज के अंदर यूटिलाइज करें, ठीक है, उस मेल को फिर उसके बाद जिस मेल के साथ आप पेयरिंग करना चाह रहे हैं उस पेयरिंग को आप 15 से 15 अल्हम्दुलिल्लाह ये पेयरिंग अल्हम्दुलिल्लाह ये बॉन्ड हो जाता है। अगर नहीं भी होता तो सबसे अच्छा तरीका हो जाता है आप अपनी कुछ कॉलोनी के अंदर कुछ मेल को एक्स्ट्रा छोड़ दिया, ठीक है, कुछ फीमेल को आपने एक्स्ट्रा छोड़ दिया। उसके बाद जिस मेल को आप किसी फीमेल के साथ यूटिलाइज करना चाहते हैं वहाँ से एक फीमेल उठाए, वहाँ से एक मेल उठाए, एक मेल एक फीमेल की केज भी छोड़ दे और एक फीमेल एक मेल की केज भी छोड़ दे। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मोस्टली अब ये देखा गया कि वो पेयरिंग बॉन्ड हो जाता है। मगर इनफॉर्चुनेटली कभी कभी ऐसा होता है कि आप चाह रहे कि स्पेसिफिक बर्ड से वो पेयरिंग बन जाए, मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो पेयर नहीं बनता। मगर कॉलोनी के अंदर ये आपको एडवांटेज होता है कि आपको वो पेयर बॉन्ड हो जाता है। तो मेरा ये छोटा सा एक्सपीरियंस है जो मैं जिस लिहाज से पेयरिंग बॉन्ड करता हूँ वो मैंने आपसे शेयर किया कि एक केज के अंदर मैं फीमेल रखता हूँ, एक केज के अंदर मैं मेल रखता हूँ। अगर किसी मेल को मुझे इस स्पेसिफिक फीमेल के साथ लगाना तो पहले मैं उसके साथ इंट्रोड्यूस करता हूँ। अगर वो नहीं होता तो उसके बाद मैं उसको कॉलोनी भी छोड़ देता हूँ, वो अपनी मर्जी के साथ जिसके साथ वो बॉन्ड हो जाए तो उसे पेयर को उठा के फिर मैं अपना ब्रीडिंग केज में डालता हूँ। उससे ये मुझे बेनिफिट होता है कि बहुत अच्छी ब्रीडिंग परफॉर्मिंग होती है और जो पेयर अपने से बॉन्ड होता है तो वो उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। उसके साथ साथ उसकी मैच्योरनेस भी बहुत अच्छी होती है, उसकी चिक्स की रेशो बहुत अच्छी होती है और बच्चे की साइज भी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। तो मेरा जो अपना थॉट्स है, जो मेरे अपने एक्सपीरियंस है, जो मैंने आपसे शेयर किया, मेरी पेयरिंग इस तरीके से होती है। फालता एक पेयरिंग नहीं लगती अक्सर बर्ड की, ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि न्यू फैंसियर है तो वो डीएनए करवाएं, पहले कंफर्म लेते कि मेल और फीमेल है या नहीं, ठीक है। वैसे जो हम शुरू करते हैं तो मेरे अपने लिए जिस तरीके से 5 पेयर में रोकता हूँ तो मैं 7 पेयर रोकता हूँ जिसमें मुझे 5 पेयर बाउंड करने, बाकी के पीस एक्स्ट्रा होते हैं मैं सील कर देता हूँ। तो अगर जिसके पास इतनी सहूलत नहीं है कि वो नहीं ले सकता कि 5-7 पेयर नहीं ले सकता तो वो 2 पेयर लेता है तो 2 पेयर का पहले डीएनए करवाए, उससे ये कंफर्म हो जाएगा कि मेल और फीमेल कंफर्म है या नहीं। अक्सर लोग अपने आइडिया के मुताबिक करते हैं, काफ़ी लोगों के इस चीज़ में आइडिया रह जाते हैं, ठीक है। मेल फीमेल कंफर्म होने के बाद भी पेयर बाउंड नहीं होता। ये सवाल अगर है, मेरे पास कुछ पेयर ऐसे डीएनए हुए हैं मगर मेल जो है फीमेल का एक्सेप्ट नहीं करता, फीमेल मेल का एक्सेप्ट नहीं करती। इसका तरीक़ेकार ये होता है कि आप मेल का केज और फीमेल के केज को दोनों को न्यू केज में शिफ्ट करें और एक स्टिक रखें और कोई मछली या बॉक्स को नहीं रखें और जो डाइट दे रहे हैं आप प्रॉपर वो डाइट दें और तकरीबन 4 या 5 दिन के अंदर आपको खुद भी दिखने लग जाएगा कि पेयर बाउंड हो रहा है। और पेयर जो लव बर्ड है इनका बाउंड ऐसे मौसम में होता है जिस तरीके से ठंड का मौसम होता है उसमें वो जल्दी बाउंड होता है। तो गर्मी में आप पेयर बाउंड करेंगे बाउंड नहीं होता, चाहे मेल फीमेल कन्फर्म नहीं होता। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि मेल और फीमेल एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते आप वीडियो के अंदर आए जा रहे हैं आपसे लोगों के पास ये इशू आ रहा होता है, मेरे पास बहुत फ़ोन आते हैं मेल फीमेल कंफर्म है, पेयर बाउंड नहीं हो रहा, पेयर बाउंड हो रहा। एक तो पहली बात ये एज भी पूरी होनी चाहिए। लोग 6-6 महीने के बर्ड जो पेयरिंग में लगा देते हैं, फीमेल जो है वो 6-7 महीने में ब्रीड के लिए रेडी हो जाती है, मेल जो है वो 8 से 9 महीने लगाता है फर्टाइल करने में भी और पेयर बाउंड होने में। तो ले लें तो ये चीज़ें होती हैं, छोटी चीज़ें होती हैं। सबसे बड़ी बात ये आप अपने बर्ड को टाइम दिया, बर्ड को केज में डाल दिया, ना दाना पानी का सही ख्याल रख पा रहे हैं
मतलब बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंटें करवाई हुई हैं और करी हुई भी है लोगों ने, ठीक है। वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहे, खाना आज चेंज किया, फिर रात में चेंज कर रहे हैं, फिर अगले दिन देख रहे हो तो फिर सुबह कर रहे हैं। प्रॉपर डाइट दें। और मेरा ये है कि मैं बर्ड को नेचुरल माहौल पे, नेचुरल डाइट पे बर्ड को रखा हुआ है। मैं मेडिसिन के खिलाफ हूँ, बहुत ज़रूरत पड़ जाती तो यूज़ करवाता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 2009 से जो बर्ड अल्हम्दुलिल्लाह फटे मैंने और जो चिक्स मैंने रेडी किए थे वो मेरे पास है। 2009 में मैंने जो ट्रेनिंग अल्हम्दुलिल्लाह की थी, आज भी मेरे पास वही रिजल्ट है। और माशाल्लाह मेरे पास इस टाइम पर अल्बाइनो रेड आइस का 70 पेयर ब्रीड कर रहा है। रेड आइस टू रेड आइस और ब्लैक आइस का 100 पेयर सुपर है। तो मेरे पास एक मरतबा मैं केज में जो बर्ड को डाल दूँ और मैं कोई मेडिसिन या कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐसी देता हूँ जिससे बर्ड खराब हो। अक्सर लोग क्या करते हैं, मैंने देखा स्टॉक में दे रहे हैं जिसमें गंदू में बेताशा दे रहे हैं और केज का साइज है 1.5 बाय 2 या 1 बाय 1.5 में रखा हुआ है। तो बर्ड साल 2 साल तक फैट में आ जाता है। अंडे भी फर्टाइल हो रहे हैं, इतने साल लगाए किए, बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो कोई भी चीज़ ऐसी हो जिसमें आपको लगे कि आपके बर्ड में फैट आ रहा है या बर्ड वीक हो रहा है, मतलब काफ़ी चीज़ें होती है। बात ये बर्ड हॉबी में करने से उसको ज़्यादा रखिए। मगर मैं समझता हूँ कि मेरे पास 9 बच्चों से लेकर 12 से 13 बच्चे तक मेरे पास आते हैं पर कलेज में। तो जो इन्वेस्टमेंट इंसान ने की होती है, जिसकी लाख रुपए है, वो एक कलश में पैसे बाहर हो जाते हैं। इस काम में आपके पैसे मतलब बाउंड नहीं होते। आपके एक कलश चाहे आपने 10,000 रुपये का बर्ड लिया हो, वो आप 5 का भी बेचोगे तो भी आपके पैसे बाहर जाते हैं। तो ये मतलब अच्छा बर्ड लगाएं, अच्छी क्वालिटी में लगाएं और वक्त के साथ साथ जो चीज़ बेची कोई नई चीज़ ली। अभी इसी तरीके से मैं अल्बिनो कैंसर तक महदूद था, तो 2-3 साल में म्यूटेशन बर्ड आए। मैंने भी काफ़ी म्यूटेशन बर्ड डाले और काफ़ी एक्सपेंसिव बर्ड है। तो एक 2-2 पेड़ लिए, उन्हीं के बच्चे फॉस्टिंग कर करके आज अल्हम्दुलिल्लाह सेटिंग अपनी मज़ीद बढ़ा रहा हूँ। तो मेरा ये भाइयों से ये है कि बर्ड हॉबी में आने से पहले बर्ड को समझे, जानना चाहिए। कितने लोगों के पास बर्ड सीट में आके मर गए, उस दाने के बर्तन के ऊपर स्टिक लगा लेते, बर्ड उसी के ऊपर बीट कर रहा है और वही दाना खा रहा है। मतलब ऐसी चीज़ें देख के दिल लगता है कि यार काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें इन्वेस्टमेंट करिए, कुछ अर्निंग हाथ में आई बर्ड करूँगा। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छे यूट्यूब चैनल बन गए, तो वहाँ पर जाए पहले बर्ड किस तरीके से पालना है। और बाकी ये है कि कोई भी चीज़ आपके के लिए बैठा हुआ है, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आए, मेरा नंबर और हर जगह से आपको मिल जाएगा। तो आप लोग मुझसे हर वक्त कॉल कर सकते हैं। बस कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई परेशानी हो, किसी के बर्ड को बीमार है, कोई भी कुछ है, जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे होगी मैं आपको उस तक पहुँचाऊँगा। और हम मतलब थोड़ी बहुत नॉलेज तो आगे भी हो जाएगा और मज़ीद सीख रहा हूँ। किया है उसका सवाल है कि ब्लड लाइन क्या होती है और ब्लड लाइन और होम ब्रीड में क्या फर्क है। देखें, ब्लड लाइन जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली जेनेटिकल मेकअप को हम ब्लड लाइन कहते हैं कि उसका जेनेटिकल मेकअप क्या है, उसको लव ब्लड लाइन इस्तेमाल करते हैं। अब जेनेटिकल मेकअप क्या होता है, उसके अपने मौरूसी खवास जो अपनी खानदानी नस्ल शजब से वो लेके आया है। और होम ब्रीड क्या होती है कि आपने अपने घर में एक पेड़ से ब्रीड ली, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अच्छा, दूसरी उनके साथ उन्होंने जो एडिशन किया है कि एक अच्छी ब्लड लाइन बनाने में कितनी जनरेशन लगती है। तो जेनेटिकल मेकअप डिपेंड करता है कि आप किस किस्म के बर्ड प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं और जेनेटिकल मेकअप को जिसको आप ब्लड लाइन कह रहे हैं वो किस चीज की स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं। कुछ डोमिनेंट जीन होती है, कुछ रिसेसिव जीन होती है। जो रिसेसिव जीन है डेफिनेटली वो एक ईयर उसका स्प्लिट बनता है, सेकेंड क्लच के अंदर वो स्प्लिट जो है ना विजुअल प्रोड्यूस करता है। अब कुछ जगहों पर प्योरिटी का जो काम होता है उसमें गोरा कहता है कि अगर कंटिन्यूस एक बर्ड का आपने फॉल्ट फ्री करना है तो उसको 6 जनरेशन आउट क्रॉस करने पर 1 या 2% वो फॉल्ट रह जाता है। तो अगर आप फॉल्ट फ्री करने के ऊपर आते हैं तो आपको 6 जनरेशन आउट क्रॉस करना पड़ता है, लेकिन वो है जेनेटिकल मेकअप। अगर आपने कोई छोटी मोटी चीज को रिकवर करना है तो डोमिनेंट जीन फर्स्ट जनरेशन में भी बेहतर रहती है, कहीं कहीं रिसेसिव जीन सेकंड जनरेशन में बेहतर रहती है, कहीं कहीं 4th जनरेशन में बेहतर रहती है। हर बर्ड की अपनी क्लासिफिकेशन है, उसका अपना आउट क्रॉस है और उसके ऊपर अपनी जनरेशन का आउट बैक है।
तो ये एक भाई का सवाल था, मैंने कोशिश की है कि उनको समझाने की कोशिश करूं। बहरहाल मैं समझता हूं कि ये जरा टिपिकल सवाल है, हर बंदा इसमें इंटरेस्ट नहीं रखता, क्योंकि जेनेटिक्स एक साइंस है और उसको समझने के लिए उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन का होना लाजमी है। मैं जेनेटिक्स के जो बेसिक चीजें हैं, जो टर्म्स हैं, मैं कोशिश करूंगा कि वो टर्मिनोलॉजी और डेफिनेशन जो है ग्रुप में शेयर कर दूं, तो लोग उसको स्टडी कर लें, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कोई इस किस्म का सवाल आए और उसका जवाब आ रहा हो तो तमाम लोग उससे मुस्तफीद हो, क्योंकि उनके पास बेसिक टर्मिनोलॉजी उन चीजों का नाम आता हो। वरना समझाने वाले के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है कि वो कोई ऐसा लफ्ज यूज करेगा जिसमें जीन का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, अलील का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया या इनहेरिटेंसी का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, तो जब तक उसको ये चीज पता नहीं होगी तो वो कंफ्यूज होगा और टेम्परामेंट टूट जाएगा समझने का। तो बहरहाल एक अच्छी जनरेशन को या ब्लड लाइन को मेंटेन करने के लिए 6 क्रॉस आउट चाहिए होते हैं। अगर वो फाल्टेड बोर्ड है, जैसे आप पर्सनादा से फिशरी की तरफ जा रहे हैं, वैसे ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैं एक क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ। तो आपको 6 आउट का काम है, वो उतना मुश्किल काम नहीं है। स्टार्ट जो है हमेशा जो है आप कम केयर से करें, 25 इसको लपेट के पकड़ ले, तार को लपेटे, और लपेटे ऊपर खींच के। हेलो, तार को ना छेड़े बस, सही है। सेम एज के जो है पट्टे करी और एक साथ जो है उनको वही कानून में छोड़ दें। और जब जाहिर सी बात है, जब वो 6-7 महीने की एज के हो जाएंगे तो उनको जो है मछलियाँ प्रोवाइड कराएं और मछलियाँ जो है डिस्टेंस से लगाएं, गैप से लगाएं, इसके लिए हमसे जोड़ रखेंगे। इनमें पाइप जरूर होती है क्योंकि बजरी की नेचर में पाइप है, तो उसमें ध्यान स्टार्ट शुरू में जो है ये रखना पड़ता है कि जो प्लेयर आपका फाइट करता हुआ नजर आ रहा है उसको जो है सेपरेट केज कर दें, नहीं तो जो है वो आपकी कॉलोनी का जो है ना कामयाब नहीं होने देगा। तो इस तरह जो है 2, 4, 5, 6 प्लेयर जो है जो फाइट करते हुए नजर आए उनको सेपरेट करते जाए। बाकी जो है बात आने जो सेट हो जाएंगे, एक बार सेट हो गए तो इंशाल्लाह जो है लॉन्ग टाइम तक जो है चलते रहेंगे। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है इनको ब्रीड करवाना। लेकिन जब ब्रीड पर लगाती हैं तो उसमें जो स्टार्ट में थोड़ा सा उनका ध्यान रखना पड़ता है। जब तक मटकियाँ नहीं लगनी जब तक तो उनमें कोई फाइट नहीं होती। जिस दिन उसमें मटकियाँ हैं होंगी उस दिन उनमें जो है फाइट स्टार्ट होती है। तो बस उसमें जो है ध्यान रखना पड़ता है कि जो प्लेयर आपको लग रहा है कि अंदर दूसरों को डिस्टर्ब कर रहा है उस प्लेयर को पकड़ें और जो है सेपरेट कर दें, ताकि दूसरे प्लेयर जो है उससे डिस्टर्ब ना हो। जी हेलो, वेंटिलेशन तो हर बर्ड के लिए जो है बहुत जरूरी है। एक तरफ से हवा आ रही हो, दूसरी तरफ से जा रही हो, तो वो हर बर्ड के लिए जरूरी है। तो वेंटिलेशन स्पेशली बजरी के लिए नहीं, जितने भी बर्ड होंगे उनके लिए वेंटिलेशन बहुत जरूरी है। अगर वेंटिलेशन नहीं होगी तो उनमें अजीब कॉम्प्लिकेशन आती है, अजीब मसाइल आएंगे। चिड़चिड़ा बर्ड हो जाता है, प्लकिंग शुरू कर देता है, बच्चों को मारना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये तो कौन सा भी बर्ड हो उसके लिए अगर वेंटिलेशन नहीं होगी तो उसमें मसले मसाइल ही रहेंगे। एक भाई का क्वेश्चन आया है कि जावा से अच्छी ब्रीड कैसे ली जा सकती है और ज़्यादा कलेक्शन मतलब दें और ज़्यादा उनका प्रोडक्शन कैसे आए और कैसे अच्छी ब्रीड ली जाती है। इसके लिए मैं सलमान भाई को बोलता हूँ वो इसका आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो मेरे पास लगभग भी काफ़ी क्वांटिटी में और मैं ब्रीड करवा रहा हूँ। अराउंड 100+ प्लेयर्स हैं मेरे पास लगभग के, और जावा भी क्वांटिटी में। अब इत्तेफाक से सवाल जावा का आ गया तो मैं उसका जवाब देता हूँ। जावा से ब्रीड लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन जावा की बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है। अगर आप जावा की बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे तो जावा आपको बहुत अच्छा फीड मतलब टर्न ओवर देती है, बहुत अच्छी ब्रीड देती है।
इवन के अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो जावा का जो क्लच है वो लेवरेज से कई गुना ज़्यादा आता है, क्योंकि वैसे जावा दिखने में बहुत छोटा बर्ड है, लेकिन जावा की जो कैपेसिटी है वो 10 से 12 बच्चों की भी है। वो खुद पालती है, खुद अंडे देती है, खुद उसको इंक्यूबेट करती है और खुद बच्चों को बड़ा भी करती है। तो जो बेसिक चीज़ है एक ये है कि अगर आपने जावा कॉलोनी में रखी हुई है तो वेल एंड गुड, कॉलोनी इतनी होनी चाहिए कि जावा उसके अंदर फ्लाई कर सके। उसके बाद जो बेसिक्स हैं, जावा को कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जावा छोटा बर्ड है, जैसे ही एग लेइंग पे आती है तो उसके अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है। बहुत सारे लोगों की जावा एग बाइंडिंग का शिकार हो जाती है, एग देने के दौरान मर जाती है, और अगर एग दे भी होती है तो बहुत सारे लोगों के अंदर मतलब 5 ये कंप्लेंट होती है वो हेलो, अगर आप जावा का कैल्शियम सोर्स जो है वो प्रॉपर रखेंगे, उसको एग एंड ब्रेड वाला फार्मूला देंगे, उसको जो बेसिक एक चीज होती है लूसन जावा बहुत शौक से खाती है, बॉइल्ड राइस जो है जावा बहुत शौक से खाती है, तो ये बेसिक चीजें आप जावा को देंगे तो जावा की ब्रीड लेना कोई मुश्किल नहीं है। लवबर्ड की ब्रीड लेना फिर भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन जावा की ब्रीड लेना बहुत आसान है। उसके 1-2 पॉइंट से जो मैंने बताया फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जावा की कॉलोनी, अगर आपने कॉलोनी में ब्रीड लेनी है तो कॉलोनी अच्छी होनी चाहिए जिसमें जावा इजीली फ्लाई कर सके। दूसरी, कैल्शियम सोर्स उसकी प्रॉपर होनी चाहिए। आप उसको समुद्री झाग की सूरत में कैल्शियम पाउडर जावा के मिलते हैं उनकी सूरत में, और उसके अलावा जावा के जो एग एंड ब्रेड मैंने बताया वो जावा बहुत शौक से खाती है। उसके अलावा जो बेसिक चीज़ है जावा, अगर आप जावा को डेली बेसिस में चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, जावा को अगर आप नहाने के लिए पानी देंगे तो जावा बहुत ज़्यादा खुश होगी और आपको बहुत अच्छी ब्रीड देगी। तो बस ये बेसिक्स है जावा के, जो जावा रखना चाहते हैं वो ये बेसिक्स को मतलब पूरा करें और इंशाल्लाह जावा की ब्रीड लें बहुत अच्छे तरीके से। एक भाई का क्वेश्चन आया है कि ब्लड लाइन क्या होती है और होम ब्रीड में और ब्लड लाइन में क्या फर्क है, और एक अच्छी ब्लड लाइन बनाने में कितनी जनरेशन लगती है। तो उसके लिए डॉक्टर साहब इसका जवाब दूंगा। हेलो 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 हाँ, एक साहब ने जो सवाल किया है उनका सवाल है कि ब्लड लाइन क्या होती है और ब्लड लाइन और होम ब्रीड में क्या फर्क है। देखें, ब्लड लाइन जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं बेसिकली जेनेटिकल मेकअप को हम ब्लड लाइन कहते हैं कि उसका जेनेटिकल मेकअप क्या है, उसको लफ्ज़ ब्लड लाइन इस्तेमाल करता है। अब जेनेटिकल मेकअप क्या होता है, उसके अपने मौरूसी खवास जो अपनी खानदानी नस्ल शजब से वो लेके आया है। और होम ब्रीड क्या होती है कि आपने अपने घर में एक पेयर से ब्रीड ली, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अच्छा, दूसरी उनके साथ उन्होंने जो एडिशन किया है कि अच्छी ब्लड लाइन बनाने में कितनी जनरेशन लगती है। तो जेनेटिकल मेकअप डिपेंड करता है कि आप किस किस्म के बर्ड प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, और जेनेटिकल मेकअप को जिसको आप ब्लड लाइन कह रहे हैं वो किस चीज़ की स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं। कुछ डोमिनेंट जीन होती हैं, कुछ रिसेसिव जीन होती हैं। जो रिसेसिव जीन है डेफिनेटली वो एक ईयर उसका स्प्लिट बनता है, सेकेंड क्लच के अंदर वो स्प्लिट जो है ना विजुअल प्रोड्यूस करता है। अब कुछ जगहों पर प्योरिटी का जो काम होता है उसमें गोरा कहता है कि अगर कंटिन्यूस एक बर्ड का आपने फॉल्ट फ्री करना है तो उसको 6 जनरेशन आउट क्रॉस करने पर 1 या 2% वो फॉल्ट रह जाता है। तो अगर आप फॉल्ट फ्री करने के ऊपर आते हैं तो आपको 6 जनरेशन आउट क्रॉस करना पड़ता है, लेकिन वो है जेनेटिकल मेकअप। अगर आपने कोई छोटी मोटी चीज को रिकवर करना है तो डोमिनेंट जीन फर्स्ट जनरेशन में भी बेहतर हो जाती है, कहीं कहीं रिसेसिव जीन सेकंड जनरेशन में बेहतर हो जाती है, कहीं कहीं 4th जनरेशन में बेहतर हो जाती है। हर बर्ड की अपनी क्लासिफिकेशन है, उसका अपना आउट क्रॉस है और उसके ऊपर अपनी जनरेशन का आउट बैक है।
तो ये एक भाई का सवाल था, मैंने कोशिश की है कि उनको समझाने की कोशिश करूं। बहरहाल मैं समझता हूं कि ये जरा टिपिकल सवाल है, हर बंदा इसमें इंटरेस्ट नहीं रखता, क्योंकि जेनेटिक्स एक साइंस है और उसको समझने के लिए उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन का होना लाजमी है। मैं जेनेटिक्स के जो बेसिक चीज़ें हैं, जो टर्म्स हैं, मैं कोशिश करूंगा कि वो टर्मिनोलॉजी और डेफिनेशन जो है ग्रुप में शेयर कर दूं, तो लोग उसको स्टडी कर लें, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कोई इस किस्म का सवाल आए और उसका जवाब आ रहा हो तो तमाम लोग उससे मुस्तफीद हो, क्योंकि उनके पास बेसिक टर्मिनोलॉजीज, उन चीज़ों का नाम आता हो। वरना समझाने वाले के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है कि वो कोई ऐसा लफ्ज यूज करेगा जिसमें जीन का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, अलील का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया या इनहेरिटेंसी का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, तो जब तक उसको ये चीज़ पता नहीं होगी तो वो कंफ्यूज होगा और टेम्परामेंट टूट जाएगा समझने का। तो बहरहाल एक अच्छी जनरेशन को या ब्लड लाइन को मेंटेन करने के लिए 6 क्रॉस आउट चाहिए होते हैं। अगर वो फाल्टी बर्ड है, जैसे आप पर्सनाटा से फिशरी की तरफ जा रहे हैं, वैसे ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है लेकिन मैं एक क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ, तो आपको 6 आउट क्रॉस चाहिए। फिशरी से पर्सनाटा की तरफ जा रहे हैं तब भी आपको 6 आउट क्रॉस चाहिए। बहुत सारी चीज़ ऐसी है, जैसे आपने पेस्टल फ्री करना है तो आपने एक में स्पीड बनाया, टेस्ट किया और फ्री बट सेकंड जनरेशन के अंदर इस तरीके से आपने फेदर इंप्रूव करना है, एक बॉडी स्ट्रक्चर इंप्रूव करना है, तो आप एक आउट क्लास में स्पीड बना के 50% इंप्रूवमेंट में चले आते हैं, फिर दूसरा आउट क्लास में इस बार के 75% पर चले आते हैं, फिर तीसरे आउट क्लास के अंदर आप 87 पे चले आते हैं। तो ये हर आउट क्लास के बाद उस वक्त की जनरेशन का 50% जीन कैरियर जो है उस बर्ड को स्टेबल करता है। चले जी, जज़ाकल्लाह। कॉकटेल अपने बच्चे को एक भाई का क्वेश्चन आया है कि लगभग स्टेट पे क्रॉस कर रहा है तो उसको क्या मिलता है। सेकंड चीज़ है, और उसके अलावा सेकंड उनका क्वेश्चन है कि अगर लिगर्स और फैट्स वगैरह आपके पेट में आ रहे हैं तो उनका क्या हाल है। ये लेदर के हवाले से एक सवाल आया है, जो कि मेरे पास भी जो है अभी कुछ टाइम से प्रॉब्लम आनी शुरू हुई थी। तो मैंने जो है किया ये है कि एक बारीक वाली एक जाली आती है, नेट आती है, और वो नेट जो है लोहे में कोडेड वाली आती है, और वो नेट जो है आपको नॉर्मली कहीं से आसानी से मिलती है। जेल क्वालिटी पे मैंने पूरा रोल उठाया 100 फीट का, बहुत अच्छी क्वालिटी की वो नेट है, वो आपकी 2 साल तो आराम से निकाल देगी। और उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि उसमें कचरा जो है वो कम से कम फंसेगा, तो आपकी हवा की क्रॉसिंग या वेंटिलेशन पे भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी अगर वो बारीक जाली हर जगह पे लग जाए, हर खिड़की हर दरवाजे पे लग जाए, तो नहीं आएगी लेदर। अगर आपके दरवाजे में अप साइड या डाउन साइड पे कहीं पे भी थोड़ा सा भी गैप है, तो आप उसको फिलिंग वगैरह करवा के या कोई बारीक सा लकड़ी का पीस रखवा के उसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप रास्ता बंद कर देंगे, इसके नहीं आएगी। अगर आ जाए तो सबसे बेहतरीन हल यही है कि उसको मार दें और खाने खत्म कर दें। बहुत शुक्रिया। हेलो टेस्टिंग, हेलो टेस्टिंग, हेलो। एक दोस्त का सवाल है कि बर्ड जो है वो स्टिक पे क्रॉस करता है, उसका क्या हाल है, उसको किस तरीके से स्टिक से हटाया जाए। देखिए ये बैड हैबिट होती है बर्ड की। जब बर्ड आपको मैच्योर होने के बाद प्रॉपर टाइम पे फीमेल नहीं मिलती, या कभी कभी इमेच्योरिटी में भी तो खुजाने खुजने के चक्कर के अंदर कभी कभी जो है तार से टकरा जाता है या लकड़ी टकरा जाता है, खारिज खुजाने में उसको एक हैबिट पड़ जाती है और वो उस हैबिट के ऊपर फिर एक्सरसाइज स्टार्ट कर देता है। हमारे पास एक कंप्लेंट 20-25 साल से आ रही है।
कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि बर्ड जो है वो फीमेल को लाइक ही नहीं करता, वहाँ तो बड़ी मसले मसाइल पैदा होता है। कुछ जगहों पे लव बर्ड फीमेल को मैच कर लेता है, लेकिन जब फीमेल आती है हिट में तो वो लकड़ी के क्रॉस करना शुरू करता है। उसका हमने एक एक्सपीरियंस किया जिसमें हम कामयाब रहे। आज भी हमारे पास एक मेल है यूबिंग का, कोशिश करेंगे कि उसकी वीडियो चलाएं। हमने क्या किया कि हमने उसको एक 2x2.5 या 2x3 वाले केज में छोड़ा और लकड़ी का बॉक्स ऐसे रखा कि ऊपर जो है ना 6-8 इंच का गैप रह जाए, और जब वो पीक टाइम पर आ गए एवरी में अलग अलग छोड़ दिया, उनको बाउंड किया और वहां जाके छोड़ दिया। तो क्या हुआ कि वो लकड़ी में क्रॉस करता था, उसको लकड़ी वाला मजा वहां आया नहीं। जब फीमेल हीट में आई तो उसने फीमेल को क्रॉस कर दिया, फिर काम चल गया। लेकिन वो इतनी खतरनाक उसकी हैबिट थी कि जब वो प्रोडक्शन में चला गया फिर उसने जाके तार पे क्रॉस करना शुरू कर दिया। लेकिन ये होता था कि मैं उसमें लकड़ी में लगाता था और अपनी फीमेल को भी क्रॉस करता था और वो तार को भी लगा रहता था। इस दफा मैंने उससे फीमेल तोड़ी है, दूसरी फीमेल दी है, तो देखें क्या रिजल्ट आता है। अब बजरी में क्या होता है मैं आपको बताऊं, बजरी हाइपर होके क्रॉस करता है। जैसे मुर्गा दौड़ के फीमेल को पकड़ता है ना, लपड़ ऐसा नहीं करता, प्यार मोहब्बत से सेट करके माहौल देख के फिर सेक्स करता है। बजरी का ये कानून नहीं है। बजरी को जब फीमेल हिट में मिलती है फौरन सेकंडों में कैच कर लेता है। तो बजरी को स्टिमुलेट किया आता है दोनों। अब फिर उसके बाद फौरन हिट वाली फीमेल जो कई दिन से पिंजरे के अंदर हो, लेइंग पे आ गई हो और वो फुल हिट में हो कि उस पर आप हाथ भी रखें तो बैठ जाए, ऐसी फीमेल देख के उसको छोड़ते हैं मेल को और वो मेल उसको बाउंड रहता है। कुछ जगहों पर नहीं भी होता। तो ये तरीके हैं जो उसको, और ऐसे बर्ड को आप कॉलोनी में छोड़ दें जहाँ उसको दूसरी एक्टिविटी मिले और मुख्तलिफ जगहों पर उसकी रोटेशन चेंज करते रहे, तब वो अपनी हैबिट को भूल जाएगा। वरना थोड़े दिनों में उसको याद आएगा, माहौल सुकून का मिलेगा, आसपास कोई नजर नहीं आएगा, फिर वो शुरू कर देगा। तो ये चीजें लोग माशाल्लाह सारे मर्द हैं तो बेहतर समझते होंगे कि मर्द की साइकी क्या है। तो उसको आप जो है थोड़ा सा उलझा के रखें और उसको किसी फीमेल में बाउंड रखें, और वो ऐसी फीमेल हो जो हर जगह लेट जाती हो और अपने पर फैला फैला के उसके सामने टहलती हो। तो मैं समझता हूँ कि इस आदत से वो निकल के उसको आ सकता है। लेकिन अगर आदत बहुत पुख्ता है तो फिर जो है उसको चेंज करना थोड़ा मुश्किल होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए। तो एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम चल गया। नॉर्मल से सवाल आया, बिल्कुल ही ये जो ऐसा सवाल है कि कोई बच्चा भी इसका जवाब देता है तो माशाल्लाह दे सकता है। वो पूछा गया है कि सिबलिंग्स को लगा सकते हैं या नहीं। देखिए मेरे तजर्बे में ये रहा कि इत्तेफाक से एक दफ़ा सिबलिंग्स पेयर लग गया तो उसने जो है मतलब ब्रीड भी की, एग्स भी फर्टाइल हुआ, चिक्स भी आए। लेकिन अगर देखा जाए बर्ड्स हॉबी के हिसाब से बर्ड्स को मतलब उसको ये कहना चाहिए कि हेल्दी रखने के हिसाब से तो सिबलिंग्स नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि उसमें मोर्टेलिटी इशू भी आ सकता है। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी देखा गया है कि एग्स फर्टाइल नहीं होती। तो बेहतर ऑप्शन यही है जो हमने सुना भी है और किया भी है कि सिबलिंग्स को ना लगाएं और जो भी बढ़ जाएंगे आपके अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। तो क्वेश्चन है अपने बोर्ड कहाँ सही करें, किस प्लेटफॉर्म पर सही करें। उसका मैं आंसर दे देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अब एक बंदा बर्ड खरीद भी लेता है और काफ़ी दिन के बाद वो बर्ड ब्रीड भी करवा लेता है। बर्ड ब्रीड करवाने के बाद वो मेन जो इशू आता है वो सब लोग डरते हैं इसी चीज़ से कि हम लोगों को दुनिया जानती है
हैं तो हम लोग बर्ड सेल कहाँ करें अच्छी प्राइस में? जैसे कि डेफिनेटली बात है, जो कि फेमस ब्रीडर्स हैं उनको दोनों रहती है, उन्होंने अपने बड़े बड़े ब्रीड करवा रहे होते हैं, तो उनको किसी चीज़ की मोटाजी की जरूरत नहीं, तो उनके लिए बर्ड सेल होते हैं और अच्छी प्राइसेस में भी सेल हो रहे होते हैं। मगर एक नया फैंसियर का जो मेन इशू है कि हम लोग बर्ड कहाँ सेल करें और कैसे सेल करें, जिसके लिए मैंने अपनी वीडियो में भी मैंने अक्सर बताया है कि हम लोग सोशल मीडिया जो है हमारे लिए बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब लोगों ने आप लोग जैसे आए हैं, फेसबुक को लोगों ने देखा, यूट्यूब को देखा, और इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज्वाइन है, आप लोगों ने वहाँ पे देखा और आप लोग हमें इस मीटिंग में ज्वाइन हुए। तो मेरी नज़र में मैंने बर्ड कभी भी जो है मार्केट में जाकर शॉप पे बर्ड नहीं सेल किया। जितने भी बर्ड होते हैं उसकी कुछ टिप्स हैं। आप अपनी पहली बात है अच्छा एक शोकेज लें, शोकेज लेने के बाद उसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट करें बर्ड को, कि आपने एक अच्छा कैमरा लें, शोकेज है उसमें अपने बर्ड डालें, फिर उसके बारे में उसकी नोटेशन बताएं, ये नस्ल कौन सी है, ये बर्ड कौन सा है, ठीक है, इसकी एज क्या है, ठीक है, इसने डेट की है नहीं ऑनेस्टली, और उसके बाद प्रोफेशनली इसके तरीके से सारी चीजें करके एक अच्छी वीडियो बना के जब आप लोग उसको फेसबुक पे अपने एक पेजेस बनाए उस पर डाल दें, उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाल दें, और उसके अलावा अगर आप लोग ओलेक्स वगैरह भी लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे लगाएं, तो आपको अच्छे ब्रीडर और अच्छे फैंसर आपको अप्रोच करेंगे और आपके बर्ड्स अच्छी प्राइसेस में सेल हो जाएंगे। हमारे में ये शुरू हम लोग उठाते हैं जाके जाल वाले को बर्ड्स ले आते हैं, मतलब जाल वाला कभी भी आपके अच्छे बर्ड की प्राइस नहीं पे कर पाएगा। तो जो क्वेश्चन आप लोगों का हम लोग बर्ड्स कहाँ से गए, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है, आप लोग एक अच्छी शोकेज लें, उनकी प्रॉपर वीडियो बताएं और उनकी पैडिग्री के साथ थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करें, तो आप एक प्रोफेशनल लगेंगे। तो डेफिनेटली जो बात है, आप अपना एक पेज बना रहे हैं, उस पर आप पोस्ट डालते रहेंगे, फिर उन लोगों को फॉर एग्जाम्पल आपने एक बंदे ने आपसे पेड़ खरीद लिया तो उनका फीडबैक भी लेगा, तो फीडबैक भी अपने पेज को अपलोड करें, उससे आपका एक टाइम आएगा। जैसे ये बड़े सीनियर ब्रीडर्स हैं, आपने डॉक्टर सैयद अर्शद का भी देखा होगा, अपने पेज पे जो है फीडबैक भी दे रहे होते हैं कि वो कस्टमर का कैसा फीडबैक है। दूसरा आपको टाइम लगेगा, थोड़ा ऐसा लगेगा कि ब्रीडर जो है एकदम ब्रीडर नहीं बनता, उसको 10 साल 15 साल टाइम लगता है। उसका दूसरा आपका एक जो है सोशल मीडिया पे भी नाम बन जाएगा और आपका एक डाटा भी पूरा नजर आ रहा होगा कि इसका कैसा फीडबैक आ रहा है कस्टमर की तरफ से। तो डेफिनेटली की बात है, आप लोगों के बहुत भी अच्छे पैसों भी सेल होना शुरू हो जाएंगे और आप लोग आपको ये चीज ना कि आप एक शॉप वाले के पास चलेंगे, उस पर आपको क्या होगा, बर्ड की वैल्यू भी आपको नहीं मिल पाएगी और आपको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए पॉइंट है कि जितना भी न्यू फैंसियर मार्केट में आता है या न्यू इन्वेस्टर मार्केट में आता है, उसका सबसे बड़ा वरिंग फैक्टर ये होता है कि आज मैं मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कल मार्केट कोलैप्स कर जाएगी तो मेरा कैपिटल फिनिश हो जाएगा, मेरी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। इसके पीछे बेसिक रीजन क्या है? इसके पीछे बेसिक रीजन ये है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज के साथ। जब चीजें आप समझ के करते हैं तो फिर उन चीजों को आप फिर एक्सेप्ट भी वैसे करते हैं, एंड देन मार्केट आपको रियलाइज करती है कि ये जो बंदा है, ये जो ब्रीडर है, ये नॉलेजेबल है और ये कोई चीज अगर आपको दे रहा है तो वो क्वालिटी वाली है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब तक आप दूसरे के कंधे पर सवार रहेंगे ये डर रहेगा आपको कि मुझे कौन जानता है और मेरा बर्ड कैसे सेल होगा। आज मार्केट में जितनी भी आइकॉनिक पर्सनालिटीज हैं, बड़े फैंसियर्स हैं, उनको ये बरिंग फैक्टर उनके माइंड में नहीं रहता और वो उन्होंने 25-25, 20-20 लाख रुपए के बर्ड परचेज किए, ब्रीड करा रहे हैं वो। तो बैकग्राउंड क्या है कि काम करें अपनी काबिलियत पे। कामयाब ब्रीडर बनने के लिए 3 चीजें बहुत मैटर करती हैं, नॉलेज, करेज एंड कैपिटल। ये 3 चीजें जिसके पास हैं वो कामयाब हो जाएगा। और कैलकुलेशन ना करें, अपनी काबिलियत पे काम करें, लोग आपको बर्ड खुद आपसे लेने आएंगे। और जब आप बर्ड की नॉलेज के ऊपर काम करेंगे तो देन आपका जो सेंस ऑफ अवेयरनेस है वो भी डेवलप होगा दैट दिस बर्ड इज अ क्वालिटी बर्ड। फिर आपसे लोग पूछेंगे, आप लोगों से नहीं पूछेंगे। तो हमारे यहाँ नॉर्मली लोगों को ग्रीन और ब्लू सीरीज का फिनोमेना ही नहीं पता। लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर बात कर रहे होते हैं, ये बर्ड इस बर्ड के साथ लगा लो तो क्या रिजल्ट आएगा। मेरी, आपकी, सबकी, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जब वो फ्रेटर्निटी में आए थे तो उनकी कोशिश यही थी कि मैं किसी बड़े ब्रीडर से बर्ड लूं। ये सबकी प्रायोरिटी होती है। क्यों? वो बड़ा ब्रीडर 2 दिन में नहीं बना है या 4 दिन में नहीं बना है, उसकी 20, 25, 15, 10, 5 साल की मेहनत है और उसकी काबिलियत को मार्केट ने एक्नॉलेज किया है।
तभी वो मार्केट में ब्रांड है और आप चाहते हैं कि उससे बर्ड लें। तो ये न्यू फ्रंटियर का जो फायरिंग फैक्टर है वो इसी तरह से दूर होगा कि आप तमाम लोग काबिलियत पे काम करें, इस चक्कर में ना लगे कि आज ये बर्ड 2 लाख रुपए का मैं लेके लगा लूं, कल इसके बच्चे आ जाएंगे मैं 50,000 में बेच लूंगा, फ्लॉप होंगे। तो जब बर्ड की नॉलेज पे काम करेंगे और नॉलेजेबल लोगों को फॉलो करेंगे, आपका कैपिटल भी सेव है और आपका फ्यूचर भी सेव है। थैंक यू वेरी मच। टेस्टिंग हेलो 1 2 3 हेलो टेस्टिंग हेलो 1 2 3। अच्छा, यहाँ 2-3 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन एक भाई का है डॉक्टर असदुल्ला साहब का कि रानीखेत से कैसे बचा जाए, पॉक्स के लिए क्या करें। अच्छा, सेम क्वेश्चन जो ना एक और साहब का भी आया इमरान शौकत साहब का कि पॉक्स के बारे में इसका मुकम्मल इलाज बताएं, और एक तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है। तो मैंने कहा इनको कंपाइल करके जो है ना इकट्ठा ही करना है। वायरल इन्फेक्शन, लोगों का जो मैं क्वेश्चन समझ पाया वो ये है कि वायरल इन्फेक्शन जो है वो उसका तदारुक क्या है या उसके मुतालिक जो है ना थोड़ा सा बताया जाए। देखें, रानीखेत जो है वो मुर्गियों की बीमारी है और हमारे एग्रीकल्चर की जो फील्ड है जिसमें हम पैरेट्स की और दूसरी वैरायटियां पालते हैं, उसके अंदर रानीखेत कम आती है, पैरामिक्सो वायरस ज्यादा आती है जो उसी की कोई खालेदार बहन है। और पैरामिक्सो के भी स्ट्रेन है 1 2 3 4 जो सेम साइन दिखाता है रानीखेत जैसे। इस वक्त सूरत हाल यह है कि बेसिक जो भी वायरल इन्फेक्शन है, क्योंकि लोग अब कोरोना से गुजर चुके हैं, तो मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा क्लासिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। लोग समझते हैं कि वायरस क्या है और वायरस का हल क्या है। हर वायरस का हल बिफोर टाइम वैक्सीन है। अगर आपके पास कोई भी वायरस इंटरेक्ट करता है तो आप उसको आइसोलेट करवाएंगे किसी भी काबिल लेबोरेटरी से जो वायरोलॉजी पे काम करते हो या वैक्सीन प्रिपरेशन में काम करते हैं, और उसकी वैक्सीन कराएंगे। पॉक्स का भी यही हल है, रानीखेत का भी यही हल है, और तमाम जो भी बीमारियां जिनको हम वायरल इन्फेक्शन डिटेक्ट करते हैं, आइसोलेट करते हैं, उनका यही हल है कि बिफोर टाइम जो है ना उनकी वैक्सीन की जाए। अब बात यह है कि सपोर्टिव ट्रीटमेंट क्या है। पॉक्स जब आती है तो उसका नेचुरल इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर होता है, मतलब कि वो अपने आप को जो है ना इतना मजबूत नहीं समझता कि उससे मुकाबला कर करे, और उसकी बुनियाद पर उसकी डेथ होती है। पॉक्स डेथ काज नहीं करती, उसके जो असरात होते हैं ना ब्लड को कमजोर करने के, वो डेथ काज करते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि सपोर्टिव ट्रीटमेंट में जब भी पॉक्स आती है आप उसको फीड इनटेक के अंदर जो इजीली डाइजेस्टेबल सब्सटेंस है वो देना शुरू करें, जिसमें सॉफ्ट फ्रूट है, स्प्राउट्स हैं, हर्ब्स हैं और वेजिटेबल्स हैं, अगर आपके बर्ड ये सब खाते होंगे। दूसरा क्या है कि एक ड्राई वेट होती है, पॉक्स होती है, और एक बेडी होती है, मतलब नरम होती है जिसके अंदर के रीजनल एरियाज जो होता है मुंह से लेके बैंड तक के उनमें इन्फेक्ट करती है। और एक जो है ना वो अपर स्कार्स पे आती है जो आपके चोंच के ऊपर के एरिया, आंख के ऊपर के एरिया, नेल्स के और आपकी जो पैरों के ऊपर। तो इनको आप जो है ना किसी भी डिसइंफेक्टेंट से वॉश करें, और कोई भी सब्सटेंस लाइक आयोडीन है या XYZ कोई भी डिसइंफेक्टेंट टाइप की दवा है वो आप उस पर लगाएं, और उसकी आई को नॉर्मल लाइन से बार बार वॉश करें। तो आंख की झिल्ली के ऊपर जब ऊपर से इन्फेक्शन आता है तो आंख पूरी बंद हो जाती है और अंदर की झिल्ली फट जाती है। तो आप उसको अगर वॉश करते रहेंगे नॉर्मल लाइन से, और कोई भी एंटीबायोटिक जैसे मोक्सीफ्लोक्सासिन अच्छा काम करती है वो हर 3-4 घंटे बाद डालते रहेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये अपने 14 दिन के पीरियड को रिकवर करके बर्ड हेल्दी हो जाएगा। हो सकता है उसमें उसकी आंख भी चली जाए और हो सकता है आंख बच जाए। इसी तरीके से जो नेल के पोर्शन होते हैं उसके अंदर जो है ना आप उसको पाउडर से वॉश करें, और कोई भी डिसइंफेक्टेंट या क्रीम ऐसी हो जिसमें फ्यूसाइडिन क्रीम है, पॉलीपैक क्रीम है, वो लगाते रहे, और डिटोल या जो डिसइंफेक्टेंट आप यूज करते हैं उसके सारे सराउंडेड एरिया पे स्प्रे करें, और उसके सारे पॉट, बर्तन, ट्रे, स्टिक पर्ची वॉश करते हैं और उसको वेल वेंटिलेटेड एरिया में रखें। तो मैं समझता हूँ आप इस पे रिकवर कर पाएंगे। अब आते हैं हम रानीखेत के ऊपर जो न्यू कैसल डिजीज जिसको हम पैरामिक्सो कहते हैं। पैरामिक्सो वायरस जो है वो बहुत तेजी से फैलता है और बहुत तेजी से डेथ काज करता है। उसका सिंपल यही हल है कि आपके जहां पर कंफर्म हो जाए पैरामिक्सो वायरस है, आप उस शेड को क्लोज करें
उसके ब्लड को आप बाहर निकाल लें और नए फ्रेश फिंगर पे किसी नई जगह पे ले जाए। एक हफ्ते तक आप स्ट्रेन का प्रेशर देख लें कि वो स्ट्रेन कितना स्ट्रांग है, कितने % मोटिलिटी कर रहा है। और सपोर्टिव ट्रीटमेंट में आप उसको वही सॉफ्ट फूड, लाइट फूड और इलेक्ट्रोलाइट बेशुमार आता है, स्पार्क आती है, वो आप सपोर्टिव तौर पे देते रहे। आप देखेंगे उसका स्ट्रेन जो है ना वो रिड्यूस हो रहा है और मोटिलिटी रेशो कम हो रहा है। फिर 6-7 दिन बाद उसको कहीं और स्विच करते हैं। तो इस तरीके से आप बच सकते हैं, अपने स्टॉक को 25% 50% बचा सकते हैं। अगर आपने उसी शेड में जहां इंक्यूबेशन बहुत हाई है वाइल्ड फैशन की छोड़ दिया तो आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा, हो सकता है पैरामिक्सो आपके 80 से 90% ब्लड को उड़ा दे। लेकिन बचत जब है जब आप लोगों की ऑब्जर्वेशन की होगी। अपने बजरी घर पालने वालों को खास रिक्वेस्ट है, और अब लब्बट में भी आती है, कि आप डेली बेसिस पे उनकी जो फीसिस होते हैं और उनका जो सिटिंग बिहेवियर होता है उसको ज्यादा वॉच करें। जब वायरल इन्फेक्शन शूट करता है तो सबसे पहले उसकी ब्रीड का कलर चेंज होता है, उसके बाद उसके फेदर और उसके बैठने का स्टाइल चेंज होता है, वो नॉर्मल से अब नॉर्मल की तरफ जाता है। फिर उसके बाद वोमिटिंग, डायरिया और सारे साइन सिम्टम आने शुरू होते हैं। और अगर सडन डेथ आपके किसी भी यूनिट पे हो जाए तो उसको आप सीरियस लें, फौरन वॉश करें, डिसइंफेक्टेंट यूज करें और उसके बाद सारी ऑब्जर्वेशन लगा दें। सबसे पहले क्या होता है, अगर आप लोगों का कम ब्लड है तो अपनी ट्रे के वॉश करके अखबार लगा दें ताकि वो बीट आ रही हो तो डिटेक्ट हो जाए। लेकिन आप जब भी डिटेक्ट कर पाएंगे जब आप रेगुलर उनकी बीटों को चेक कर रहे होंगे। आपको पता होना चाहिए कि मेरे ब्लड की बीट ये आती थी, अब चेंज हुई है, कोई कंप्लेन चल रही है। उसी वक्त आप अपने शेड से जो है ना इन्फेक्टेड ब्लड निकालना शुरू कर देंगे। इंक्यूबेशन कम होगी तो डेफिनेटली सर्वाइवल बढ़ जाएगा ब्लड। ये दोनों चीजें, लेकिन कफ की वैक्सीन डॉक्टर जमीन बना रहे हैं, कई साल से हम लोग ट्राई कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो मैं किसी की प्रोडक्ट को प्रमोट तो नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल अगर आप लोग भी ट्रायल करके देखेंगे तो आपको फायदा होगा। पैरामिक्सो के ऊपर भी उन्होंने काम किया है, उसका भी स्ट्रेन उन्होंने बना लिया है, वो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे भी फायदा हो रहा है। तो बहरहाल ये छोटी सी एक बात की बात करती होगी। जी अस्सलाम वालेकुम। एक भाई का सवाल था कि कॉकटेल अपने बच्चे क्यों मार देता है। देखिए, कोई भी बर्ड अपने बच्चे नहीं मारता। अल्लाह ताला ने जानवर को अकल शऊर दिया है। हाँ, अगर मारता है तो वो डिप्रेशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, कोई ना कोई हमारी खामी और कोताही की वजह से, या उसके अपने खवास जेनेटिकल कैरेक्टर जो हमने स्टडी नहीं किए होंगे पेरेंटल, तो उसकी वजह से। लेकिन कॉकटेल के अंदर पैराटाइफाइड का प्रॉब्लम आता है। इसका बच्चा जो है वो दूसरों की बनिस्बत कई गुना ज्यादा जो है ना वो फूड जो है ना इंटेक करता है, जिससे फर्मेंटेशन बढ़ जाती है बैक्टीरियल ग्रोथ की, और इसकी आंतें बनिस्बत दूसरे बर्ड से ज्यादा नाजुक है, जिसकी वजह से इसमें पैराटाइफाइड का इफेक्ट होता है और वो इन्फेक्शन इसके बच्चों की डेथ काज करता है और ये खुद फीड इंटेक करना छोड़ देता है। तो कॉकटेल के मुताबिक मैं आपको बताऊं, अच्छा हाँ, स्ट्रेस भी लेके बच्चे छोड़ता है। कॉकटेल को फजर में उठते ही सॉफ्ट फूड चाहिए अपने बच्चों को देने के लिए। ये लब्बड़ और बजरी वाले फार्मूले पे नहीं चलता। हमने जो इसमें एक्सपीरियंस किया, इसको दिन में 3-3, 4-4, 5-5 दफा सॉफ्ट फूड चाहिए अपने बच्चों को भरने के लिए। अगर आप इसकी ये ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा बिहेव करेगा। अगर आप इस तरीके से उसको बैलेंस नहीं कर सकते तो ये अपनी कंप्लेंट देगा। दूसरी चीज ये कि पैराटाइफाइड के प्रॉब्लम को हल करने के लिए अगर 7 से 15 दिन के बच्चे में आप क्लोरमफेनिकॉल, न्यूमाइसिन, ट्रेल्टाडोन, क्लोरोटेट्रासाइक्लिन इस टाइप की कॉम्बिनेशन चला देंगे तो उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट मिल जाएगा और वो इस स्टेज से निकल जाएगा। फिर इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो एडिनो वायरस का आता है। तो एडिनो वायरस जो है वो इन्फेक्ट करता है लास्ट स्टेज के अंदर, आखिरी जब ये बच्चे सेपरेट हो रहे हैं माँ बाप से, उसके अंदर जो है ना, पाकिस्तान में भी कोई रिसर्च इतनी नहीं है, लेकिन हमने ये देखा है कि ग्रेपफ्रूट और ग्रेप्स के बीज का कोई एक्सट्रैक्ट निकलता है जिससे एडिनोसिन एक दवा बनाती है जर्मनी की कंपनी, चवीटा कंपनी है और ब्रांड है वो, और वो सिर्फ पिजन में जो एडिनो वायरस इन्फेक्ट करता था हम उसमें इस्तेमाल कराते तो फायदेमंद रहता था। लेकिन अभी तक इसका कोई ट्रायल नहीं आया, लेकिन हम चाहेंगे कोई सीनियर फीडर कॉकटेल का इस पर ट्रायल करके देखें तो इसके बच्चों में बचत हो सकती है।
आप बच्चे को सपोर्टिव ट्रीटमेंट दें, फीड कराएं, हेल्पिंग फीड। हमारे एक दोस्त आज नहीं आए, वो बहुत शौकीन है कॉकटेल के, मुझसे बंद लेके जाता है। तो वो क्या करता है, जब बच्चा छोटा होता है तो उसको फीड के तौर पे जो है ना देना शुरू कर देते हैं माँ बाप के साथ, और वो बच्चों को संभाल लेते हैं। हम इतनी केयर नहीं कर पाते तो हमारे बच्चे साया आते हैं। तो कॉकटेल मतलब ये है कि सबसे नाजुक, लवबर्ड और कॉकटेल दोनों की साइज डिफरेंट है। लवबर्ड सबसे गंदा, खराब, सड़ा हुआ दाना खिलाना पसंद करता है, और उसके बच्चे की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि वो सड़े हुए दाने में भी बड़ी अच्छी ग्रोथ करता है। एज कंपेयर कॉकटेल, जरा सा दाना फंगल वाला गया, जरा बैक्टीरियल ग्रोथ का गया, थोड़ा सा पानी गंदा हुआ और उसके बच्चे ने जो ना पैराटाइफाइड और सैल्मोनेला और 2-4 और इस किस्म के बैक्टीरिया जो उसकी इंटेस्टाइन के अंदर एंट्राइटिस करते हैं और उसमें मर जाता है। तो कोशिश ये करें कि कॉकटेल पालते हैं तो नीट, क्लीन, बेहतरीन वेदर, वेल वेंटिलेटेड एरिया, खुली हवादार जगह, साफ सुथरा दाना। और लवबर्ड में तो आपको पता ही है, लवबर्ड तो बदमाश है, अपने दाने के अंदर गंद कचरा जब तक डाल के सुबह नाश्ता ना करे उसका तो पेट ही नहीं भरता। चले बहरहाल ये सवाल जो है ना काफी हद तक जो है ना पूरे हो गए। और अगर किसी का जर्नल सवाल हो, कोई आके इस टाइप पे सवाल करना चाहता है तो मैं उसको खुली दावत दूंगा। किसी भी हमारे जो भी सीनियर ब्रीडर बैठे हुए हैं उनसे किसी का भी सवाल है तो वो आ सकता है, स्टेज पे आके अपना सवाल कर सकता है। जी जनाब, किसी के पास कोई सवाल हो? इतने बड़े लोग बैठे, मतलब डर रहा था कहते हुए यहाँ तो लाइन लग जाएगी, इतने बड़े ब्रीडर है, सब खामोशी इख्तियार करके बैठ गए। ऐसा ही होता है, मुझे बात पहले ही पता थी, इसीलिए हमने कहा था कि जो है ना पेपर पे लिख दें, कि बहुत सारे लोग जो है ना हेजिटेट होते हैं कि वो सवाल करने में जो है ना थोड़ी हेजिटेशन फील करते हैं और वो उनका सवाल उस इवेंट में रह जाता है और बाद में जाके कहते हैं कि यार मेरा ये सवाल तो रह गया। इसीलिए हमने कहा था कि बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा गिल्टी होता है, तो हमने कहा पेपर पे लिख देंगे तो हम उनकी बात पहुंच जाएगी। फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है और आप नहीं करना चाहते तो आप अपने पेपर पे लिखकर भेज सकते हैं, तो हम उसके जवाब करेंगे। अच्छा जी, बात चल रही थी ब्रीडिंग एफिशिएंसीज की, ब्रीडिंग बिहेवियर की। कॉकटेल का जैसे बिहेवियर है, लवबर्ड का भी अलग बिहेवियर है, बजरी का भी अलग बिहेवियर है, जावा का भी अलग बिहेवियर है। कॉकटेल और जावा, यार क्या मसला हो गया, हल करो ना इनका मसला भाई, क्यों लड़ रहे हैं? हाँ भाईजान क्या हो गया? आ जाओ ना, करो ना, जब बैठ के वहीं से करे यार, और वो जवाब यार हम किस लिए आए? अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है, आपने जो मीटिंग रखी है न्यू फ्रैंचाइजर को सपोर्ट के लिए रखी है, एक तरीके से मीटिंग जो मुझे पता लगा। अच्छा, कंपनी को सपोर्ट के लिए नहीं रखी है, सपोर्ट तो छोटा लगता है। अच्छा, न्यू फ्रैंचाइजर को जितने भी टॉप ब्रीडर हैं कराची के, अब न्यू फ्रैंचाइजर को वो 5,000 वाली चीज जो वो 10 में देते हैं, 60,000 वाली चीज जो वो लाख में देते हैं, तो न्यू फ्रैंचाइजर को कौन सपोर्ट कर रहा है? न्यू फ्रैंचाइजर के ऊपर तो इंतजार में बैठे होते हैं कि नाम बन जाए और हम छुरी चलाएं न्यू फ्रैंचाइजर के ऊपर। तो फिर न्यू फ्रैंचाइजर जब हम इस हॉबी को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो न्यू फ्रैंचाइजर किस तरह आगे आएंगे? वो तो बिल्कुल आगे नहीं आ सकते। हम तो अपने नाम के पैसे ले रहे हैं, 5,000 की चीज 10 में दे रहे हैं, 50,000 वाली चीज लाख में दे रहे हैं। अब इन्होंने सवाल किया जिस सवाल को हाईलाइट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इनका कहना यह है कि न्यू सपोर्टर को सीनियर ब्रीडर सपोर्ट नहीं करते, 5 वाली चीज 10 की देते हैं, 10 वाली चीज 20 की देते हैं, 20 वाली चीज 40 की देते हैं, 40 वाली चीज 80 की देते हैं। और अगर वो उनको कम कर कम रेटों पर या अपने रेटों पर नहीं देंगे तो न्यू फैंसियर किस तरीके से ग्रोथ पाएगा? देखें, रेट का ताल्लुक जो होता है ना वो बर्ड की क्वालिटी की बुनियाद पर होता है। हम चाहते हैं कि लोग अपने अंदर अवेयरनेस पैदा करें और जो भी ब्रीडर नाजायज तरीके से खराब चीज महंगे दामों में बेचता है उस पर सोशल मीडिया पे ओपन बाइकाट करें। मेरे पास एक साहब, इनका बड़ा अच्छा बताऊं, एक साहब को सपोर्ट करी, उनको जो है ना बल्ब दे दिए, बल्ब 6,000 रुपए के थे, हमने 8,000 के दे दिया, हमने लूट लिया 2,000 बढ़ा देकर। वो गए पहले बफर जोन की मार्केट दिखाए, दुकानदार ने कहा हाँ भाई 4,000 से कम का नहीं है, 6,000 से कम का नहीं, लूट लिया डॉक्टर साहब ने तुम। अच्छा जी, दूसरे पे उसने भी कहा हाँ भाई ये तो लुटिनो फिशरी ब्लैक आई 4-5-6,000 का जोड़ा होता है, 8,000 का लूट लिया तुम। वो तो बड़ा परेशान हुआ, नया हॉबियर था। उसके बाद 4-5 के होने के बाद घर चला गया, 2-4 बड़े ट्रेडर ब्रीडरों के पास चला गया, उन्होंने भी यही कहा हाँ भाई बड़ा नुकसान किया, बड़ा लूट लिया। फिर उसने लाहौर के ब्रीडरों तक जो है ना अपने मैसेज भेजा। अब उस वक्त तक उन बर्डों का उस गर्मी के अंदर जनाजा निकल चुका था क्योंकि वो फ्रेश पट्टे थे, और ये बात 2-3 साल पहले की है। अब वो लेके आ गया अपनी माँ को भी, बहन को भी घर के सामने। अब इज्जतदार आदमी किसी घर के सामने लोग आ जाए तो वो तो हम तो अंदर बिठाते हैं, खैर बाहर तो खड़ा निकलते, बिठाया और उसने कहा आपने खराब दे दिए थे, और 2-3 लोगों के फोन भी आ गया, 1-2 लोगों ने मार्केट में फोन किया, भाई ये क्या चीज घूम रही है, तुम्हारे क्या दे दिया उसको, और इतना महंगा लूट लिया कर लिया। मैंने कहा यार देखो, महंगा सस्ता तो मैंने आपको बता के समझा के दिया, चीजें बता के दी। जो मार्केट से आप बर्ड लेते हो
लेते हो वो हाइब्रिड बर्ड होता है जिसकी पर्सनालिटी फिशरी का पता नहीं होता। जो मैंने 2000 डाटा चार्ज किया वो इसलिए कि मैं पिछले 20 साल से इसको फिशरी में ब्रीड करा रहा हूँ, तो उस मास्किंग से थोड़ी सी इसकी बेहतर मास्किंग है। अच्छा, अब बात ये आती है कि खराब बर्ड, उस वक्त क्या होगी, कंडीशन ही खराब हो गई, बर्ड ने पर खोल दिए, बर्ड मरने वाले में फ्रेश बच्चे थे और हम फ्रेश बच्चे बेचा करते थे। तो मैंने अपनी से बचाने के लिए उसको बर्ड रखे और उसको हेल्दी बर्ड दिया और उसने वीडियो बनाई और उसके कमेंट्स लिए, बहुत कुछ हुआ, थैंक यू के उसने परबंद मारे। उस दिन से हमने नसीहत कर ली कि जिसको भी आप बर्ड दो उसकी वीडियो बनाओ ताकि पूरी आवाम देखे और वहां जाके अगर उससे पूछे तो वो फैसला करे कि बर्ड महंगा दिया, सस्ता दिया, खराब दिया, सही दिया। बर्ड हमेशा महंगा जब होता है जब आप लोग उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं। कोई भी सीनियर ब्रीडर भूखा मर जाए अगर आप लोग उससे बर्ड लेना बंद कर दो। बर्ड हॉबी की प्रमोशन की बुनियाद पर बिकता है, वो अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करता है, 3-4 साल मेहनत करता है, तभी तो वो ऊपर जाता है, वरना हर बंदा ऊपर चल जाए। आप मुझे बता दो कि कौन सा बंदा आप उसको ऊपर ले जाओ, किस तरीके से ऊपर जाता है। वो 4, 5, 8 साल उस म्यूटेशन पर वर्क करता है, उसके आउटक्रॉस करता है, अपने स्टेट को बेहतर करता है लोगों से, तब लोग उसको ऑब्लाइज करते हैं, वेलकम करते हैं और उसके ऊपर एप्रिशिएशन के टोकन डालते हैं, तब उसके बर्ड दूसरों से बेहतर हो जाते हैं, तो रेट भी बेहतर होता है। एक पारब्लू का दाना मार्केट में 5000 रुपए का बिका है, एक पारब्लू का दाना मार्केट में 50,000 रुपए का बिका है। अब बेंच जो है ना वो फैसला करती है कि 50 वाले में क्वालिटी थी या 5 वाले में क्वालिटी थी, लेकिन जब तक शो बेंच नहीं होगी, जब तक बेंच टाइटल नहीं होंगे, जब तक स्टैंडर्ड डेवलप नहीं होंगे, तब तक आप बर्ड का पैमाना नहीं फैसला कर सकते। आपको ये चाहिए कि जब भी आप किसी से बर्ड लेने जा रहे हैं 10 लोगों के पास वेरीफाई करके जाएं। जब 10 लोगों से आप वेरीफाई करके जाएंगे तब आपको अंदाजा होगा कि हाँ मैंने इन 10 लोगों के बर्ड देखे और मुझे ये बर्ड महंगा लग रहा है, तो साथ क्वालिटी में बेहतर लग रहा है। और फिर उससे पूछे, सवाल करें जाकर, ऐसा नहीं उससे पूछे भाई आप बर्ड महंगा दे रहे हैं तो इसकी कोई जवाब तो बताओ, आपका तमगा थोड़ी लेना है, हम आपकी लाइन लेने आए हैं, इसकी क्वालिटीज है। अब क्वालिटीज में चीटा क्वालिटी आपको गिनाऊं। एक माँ के पास बैड हैबिट जेनेटिकल कैरेक्टर होते हैं कि वो अपने गंडे खराब कर देती है, नेस्टिंग के बाद अपनी ब्रीडिंग नहीं करती। क्या आप लोगों में से कितने लोग इस बात को जानते हैं? उस गंदी आदत को निकालने के लिए कई जनरेशन आगे प्रयास करने के बाद रिजल्ट आता है। कौन करता है? कोई नहीं करता। लोग ये कहते हैं कि भाई जितने भी सीनियर ब्रीडर हैं उनका बहुत ज्यादा ब्रीड आती है, ब्रीडिंग एफिशिएंसी रिकॉर्ड होती है पेरेंट की अच्छी परफॉर्मेंस पे। कौन लोग उसको नोट करता है? जहां पर जितने फैंसी रहे 1 साल 2 साल 3 साल में काम किया, ये तो है 6 जनरेशन का काम कि आपने कोई फॉल्ट है। आप सब लोग घर वाले आपने देखा होगा फैमिली के अंदर बहुत सारी औरतें बहुत एग्रेसिव होती है, अपने बच्चों की सही केयर नहीं करती, उनको सही तैयार नहीं करती, नहलाती धुलाती नहीं है, उनकी एजुकेशन का ख्याल नहीं रखती, उनकी फीडिंग का ख्याल रखती। और बहुत सारी उन्हीं फैमिली में आपने देखा होगा माँ बहुत केयरिंग होती है, बहुत ख्याल रखती है उसके सोने का, पढ़ने का, बिहेवियर का, लैंग्वेज का, वो बच्चा मुस्तकबिल का होनहार बनकर आगे जाता है। तो ये कैरेक्टर डेवलप होते हैं जनरेशन के अंदर, प्रोजेनी के अंदर। और जब तक आप अपने बर्ड के कैरेक्टर स्टडी करना नहीं सीखेंगे, अपने बर्ड की क्वालिटी को ऑब्जर्व करना नहीं सीखेंगे, आप इसी शच्चोपन में रहेंगे कि सीनियर ब्रीडर बर्ड महंगा देता है, जूनियर ब्रीडर किस तरीके से आगे आए। मैंने एक बर्ड खुला कह रहा हूँ, मैं वीडियो में कह चुका हूँ, एक इंपोर्टर से लिया जो खराब कंडम रिजेक्टेड था, 150 बर्ड आए थे, जर्मनी से आए, इजिप्ट चले गए, 2 बर्ड बच गए, एक नाजुर टेढ़ा था, एक सांस खींच रहा था। हमारे एक उसने कहा यार ये दोनों बर्ड संभाल लोगे? मैंने संभाल लेंगे, बोले ले लो। उसने ले लिया। जब हम घर पहुंचे तो बात हुई थी 8,500 रुपए की, निकला नहीं भाई 17,000 रुपए की एक बर्ड की बात हुई। क्यों? जब आया तो मालिक ने बताया डॉक्टर सही लेकर के, अरे डबल होगा। अब वो मुझे कह रहा है कि भाई क्या करें? अच्छा उस वक्त इजिप्ट का हमारा भी ऑर्डर लग रहा था क्रस्ट का, और जो इंटरनेशनल ट्रेडर है बहुत सारे लोग जाने पहचान है, तो वो ऑर्डर बना रहा था, तो उसको हमने ऑफर किया। उसने बोला 35,000 के दोनों बर्ड ले लूंगा। तो मैंने अपने जो एजेंट था उसको बोला क्या करें? बोले नहीं ब्रीड कराओ। उसमें से जो एक बर्ड लिया था हमने उसको एक होगोरोमो की फीमेल से डाला, माशाल्लाह 6 अंडे फर्टाइल हुए, मेरे लम्बे के बाद चला गया। अब दौड़ा भगा के उसके बच्चे बचाए, तो किसी भी फीमेल ने निकली, 4 ग्रीन मेल निकले। अल्लाह का करना ऐसा हुआ चारों स्प्लिट निकला है, बहुत कम ऐसा होता है। उन 6 बर्ड ने मिलकर 2 साल में जो प्रोडक्शन दी, उससे मैंने नई होंडा जेड सेंसर डीजल खरीदी, उसी बंदे ने जिस बंदे ने मुझे दिया था। ये तो एक 8,500 या 16,000 वाले बर्ड की कहानी, उसी के घर से मैंने फैलो होगोरोमो, अभी अनवार भाई उठ के चले गए, गालिबन ये बैठते तो बताते कि 16.5 लाख रुपए के लिए 5 जोड़े, आज तक 10 लाख रुपए मेरे उसमें फंसे।
वजह क्या होती है कि कुदरत आपको कहीं से नवाज रही होती है, आप अपनी समझदारी और होशियारियां दिखा रहे होते हैं। उसने आपको दिखाया कि मैंने तुम्हें 16.5 लाख वाले में से 30-35 लाख बना दिए, और जिसमें तुम्हारी महारत और अकल और दानिश और सारी फनकारी थी उसमें तुम्हें जीरो कर दिया। तो जब तक आप तवक्कल इल्लाह अपने अंदर पैदा नहीं करेंगे कि मैं जिस चीज को लेके आ रहा हूँ उस पर शुक्र जो हमें नहीं है, हम चीज लाने से पहले उसकी बड़ी दौड़ लगाते हैं, घर लाने के बाद जो है ना हम शुक्र छोड़ देते हैं, कुदरत की शुक्रगुजारी छोड़ देते हैं, लाते ही ना शुक्र पर शुरू करते हैं। अल्लाह ताला का तो नाम ही नहीं है, और उसने खराब चीज दे दी, उसने बेकार चीज दे दी, और क्या होता है कि उसकी बेहतरी की तरफ तो सोचते नहीं है, उल्टा नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। आपको पॉजिटिव सोचना होगा, ग्रोथ के लिए अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करके उनसे लर्न करना होगा, और उनसे ये चीज सबसे पहले पूछनी होगी कि आप इसके जो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो उसका बायोलॉजिकल डेटा बताओ, उसका फिजिकल डेटा बताओ, उसका जेनेटिकल डेटा बताओ, ताकि हम अगर महंगा लेके जा रहे हैं तो क्या हम आगे किसी को महंगा दे सकेंगे। लेकिन जब तक आपको खुद इन चीजों की नॉलेज नहीं होगी, डेफिनेटली आप दूसरों को कैसे कन्विंस करेंगे। तो सबसे पहले आपको 5,000 से लेकर 10,000 रुपए तक का जो डिफरेंस है किसी भी बर्ड का, उसको जज करना होगा, उसको ऑब्जर्व करना होगा। बर्ड फिजिकल कैरेक्टर के ऊपर नहीं ऑब्जर्व होता। तो एक जैसे बर्ड, इसकी सिंपल सी मिसाल दूं, एक महाराजा साहब अपनी शाही छत पे निकले तो उनको एक जो है औरत चलते फिरते पसंद आ गई। उस वक्त क्या होता था, जो महाराजा को या जो बादशाह पसंद आ गई वो उसकी मलका बन गई। इस तरीके से वो अपने ले आए महल में, उसको भाई महल में ले आए तो वो बेहोश। हकीम साहब को बुलाया, उन्होंने डेटा लिया, कहाँ से आई है, उन्होंने बोला फलानी जगह से आई है। उन्होंने देखा अच्छा, 2 मिनट में अपने उसको कहा, बोले जाओ गंज तला, पीछे जो फुसला होता था ना, पहले वो खड्डा खोदते थे और सारा फुसला छोटी वहां गिरता था, बोले वहां से इस खूबसूरत सी शीशी में फुसला भर लाओ। वो फुसला भर के ले आई, उसने जब 2-4 नाक पे छटके मारे सुनाए, वो खड़ी हो गई। पता चला कि वो भंगन के खानदान से थी। जब आला महल में गई, वहां तो मुश्क और खस की मौतर खुशबू सुन के बेहोश हो गई। अच्छा, खूबसूरती जो है ना वो मेयार नहीं है किसी के कैरेक्टर का। तो अच्छा जो चमकता हुआ बर्ड है, हो सकता है वो बेशुमार फॉल्ट लेके आ रहा हो, सबसे बड़ा फॉल्ट। कोई मेरा भाई बुरा ना माने, क्योंकि मेरे भाई बैठे हैं हेल्दी है माशाल्लाह, तो वो नाराज हो जाए। जेनेटिकल कैरेक्टर होते हैं, इनका कसूर नहीं है, इनसे ज्यादा मैं खाता हूँ, लेकिन ये बेचारे थोड़ा सा भी खाते होंगे तो बॉडी इनकी फैट ज्यादा गेन करती होगी। बर्ड में भी ये बैड हैबिट होती है। मैं 10 साल में जाके इस नतीजे पहुंचा हूं कि वो स्ट्रक्चर डेवलप्ड बर्ड जो फैट कैरी करता है बहुत नुकसानदेह होता है ब्रीडिंग एफिशिएंसी के लिए, और हर साल हम उसको आइसोलेट कर करके निकालते हैं। यही चीज तमाम बर्डों पे लागू होती है, सबसे ज्यादा बजरी में लागू होती है जो फैटी लीवर का शिकार है। जब तक आप आइसोलेट करके फैट फ्री बर्ड की जनरेशन नहीं बनाएंगे, और अगर आप सब लोग इंसानों में रहते हैं तो आपने देखा होगा कि माँ बाप भी बहुत पतले पतले होते हैं। अब हमारे जो है या उसके चलेगा तौर से ये माशाल्लाह फिजिकल फिट की जनरेशन अच्छी है। तो जनरेशन जो है ना वो आपको मेंटेन करनी होगी, फॉल्ट फ्री बर्ड। इस तरीके से एग का साइज एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। 5 अंडों से ज्यादा मादा को अंडे नहीं देने चाहिए। 3 से 4 बहुत ज्यादा 5 बच्चे एक गलत में पलवाने के बाद दूसरे गलत में उसको प्रेशर कम करना होगा। हर जोड़े की अपनी कैपेसिटी होती है बच्चे को फीड कराने की। आपने हर शाम को उसके पोटे क्रॉप को देखना होगा कि इसने 5 बच्चों की परफॉर्मेंस पूरी की या नहीं की। अगर नहीं की तो उसके बच्चों को ट्रांसफर करना होगा। दूसरी चीज, आपको ग्रोथ रेट चेक करना आना चाहिए कि एक दिन का बच्चा 40 दिन तक किस स्टेज में कितने दिन का होना चाहिए। अगर वो अपनी ग्रोथ कम कर रहा है तो आपने उसको हाईलाइट करना है अपनी कॉन्फिडेंशियल बुक के ऊपर कि इस जोड़े के बच्चे, इस जनरेशन के बच्चे ग्रोथ नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली इसके आउट क्लास के अंदर ऐसे बच्चे डालने हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ करते हैं। बहुत सारे मेल फीमेल को माउंट नहीं करते, क्रॉस नहीं करते, उनके पास नहीं जाते, ये भी जेनेटिकल फॉल्ट है। आप सब लोग मर्द हैं माशाल्लाह, तो आप सबकी जो है ना जेनेटिकल पावर या सेक्सुअल पावर अलग अलग होगी, तो बर्ड में भी होती है। उसको जब मैच्योर हो रहा होता है आपने ऑब्जर्व करना है। प्रोमिनेंट कैरेक्टर के जो मेल होते हैं वो कॉलोनी में टांग उठाना, मस्तियां करना, फीमेल को फीड कराना, हर वक्त जो है एक्टिविटी शो करना शुरू कर देते हैं, और उस एक्टिविटी की वजह से जो है ना वो जजमेंट में आ जाता है। जब भी हम अपने स्टड को मेंटेन कर रहे होते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि अपने क्वालिटी स्टड के मेल 6 से 9 महीने के अंदर ऑब्जर्वेशन में डालें।
और उन 6 भाइयों में जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा होता है उसको हम ब्रीडिंग एफिशिएंसी के लिए +1 पे लेके जाते हैं कि अगले खानदान के लिए इसके बच्चे चुनेंगे। इसी तरीके से ऐसी मादा जो हर मेल को देख के पप्पियां झप्पियां करे और बैठ जाए, और ऐसी मादा जो टांगे खींचे, नाखून खींचे और मारे एग्रेसिव हुए, उससे परहेज करता है। और ऐसी फीमेल जो हर जगह तैर रही हो, तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा, उसको आगे लेके जाते हैं और चांस देते हैं कि अपने खानदान में ऐसी फीमेलें पैदा करें। 2-3 जनरेशन के अंदर क्या होगा कि आपके पास ऐसे मेल प्रोड्यूस होंगे। और ये मैं आजमाई भी बात बता रहा हूँ, कोई पढ़ी हुई किताबों की या किसी की डिक्टेटरशिप की ली हुई बात नहीं बता रहा, अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जैसे ग्रीन ऑफ लाइन हमने 5 पीस लिए, आज अल्हम्दुलिल्लाह 400 बच्चा पिछले साल दिया था। इस तरह भी जो है ना अल्लाह के फजल करम से 1000 से ऊपर बच्चा देंगे। उसकी वजह क्या है, 40-50 जोड़े कैसे बन गए और हमने इतने बेचे भी। मेल की डोमिनेंसी 100% फर्टिलिटी, फीमेल के सारे अंडे ले करना। आप तमाम लोगों की वीडियो देखें, अच्छे जोड़े के लिए बच्चे नहीं मिलेंगे। मेरा दावा है, चैलेंज करता हूँ तमाम टॉप ब्रीडर को उठा के देखें, अच्छे जोड़े के नीचे बच्चे नहीं मिलेंगे कभी आपको। अच्छा जोड़ा ही वो है जिसके नीचे बच्चे पल रहे हैं, जिसने अपने बच्चे पाले, खानदानी बर्ड ही वही है। वो बर्ड क्या जो अपने बच्चे नहीं उठा पा रहा, जो अपने बच्चे नहीं पाल पा रहा, ग्रोथ ही नहीं आएगी आगे आपकी। कितना लोगों को दे लेंगे आप? सबसे पहले वो बर्ड प्रोड्यूस करना है जो अच्छी ग्रोथ करे, जो अपने बच्चे पाले। मेरी वीडियो सब देखते होंगे, नहीं देखते होंगे तो आज के बाद देखने लग जाएंगे। उसमें मैं क्लियर वीडियो और बच्चे दिखाता हूँ। सारे ऑफलाइन अपने बच्चे पालते रहे, बहुत कोई इक्का दुक्का बच्चा आगे पीछे गिरा। उसकी मेन वजह क्या होती है कि इन 6-7 सालों में मैंने ऐसे मेल और ऐसी फीमेलें चूज की उन ऑफलाइन में जो फटाफट पेयरिंग करें, जल्द अच्छी ब्रीड दे, ग्रोथ रेट अच्छा हो, कम से कम अंडे दे, ज्यादा अच्छी फर्टिलिटी करें और बेहतरीन बच्चे खुद पाल के निकालें। तब आपकी कामयाबी होगी। आप ऐसे बर्ड अपने घर में लेके आएंगे जिनके अंदर ये एफिशिएंसीज नहीं है, तो डेफिनेटली आपके पास ग्रोथ रेट कोई अच्छा नहीं रहेगा। एक दफा सपोर्ट ले लेंगे, 2 दफा सपोर्ट ले लेंगे, आप तो ले लेंगे, आप किसी नए बंदे को देंगे वो भी सपोर्ट नहीं ले पाएगा। फिर वो क्या करेगा, वो ढूंढता फिरेगा कोई सपोर्टिव सहारा, कोई किसी फास्टर को। तो कोशिश करें कि ट्रायल उन बर्ड पर ले कि जो सेल्फ फीडिंग कराना, सेल्फ लेइंग के अंदर अच्छे हो, ब्रूडिंग के अंदर अच्छे हो, और उन बर्ड की जनरेशन को आगे ले आते वक्त भी आपने एक्टिविटी को शो देखना है। जो फीमेल 7 महीने 6 महीने के अंदर फैट कैरी कर गई है, वो फीमेल अच्छी एफिशिएंट नहीं होगी। उसके साथ आपने स्मार्ट फैट फ्री ब्लड लाइन का मेल डालना है ताकि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ये कंप्लेन ना आए। जो मेल 7 से 9 महीने के अंदर परफॉर्मेंस छोड़ देते हैं, माउंटिंग छोड़ देते हैं और इस वेदर के अंदर आके एक्टिवेट नहीं होते, फीमेलों के सामने एग्रेसिवनेस शो नहीं करते, फीडिंग कराने की कोशिश नहीं करते, उन मेलों से अवॉइड करें और उन मेलों को चांस दें जो इस पेयरिंग कपलिंग करने में, फीमेल को फीड कराने में अच्छी महारत रखते हो। तब आपका एक बेहतर स्टड बनेगा। एक चीज ये होती है ब्रीडिंग एफिशिएंसी, जो जेनेटिकल इंप्रूवमेंट होती है शो बेंच के हिसाब से, बर्ड की क्वालिटी के हिसाब से, वो एक अलग चैप्टर है। उनके आउट क्रॉस, उनकी सारी चीजें एक अलग है। उनके लिए आपको जेनेटिकल स्टडी करना जरूरी है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। बोन स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा ताल्लुक होता है किसी भी लाइन को मेंटेन करने के लिए। अगर जो लोग ऑफलाइन पे काम कर रहे हैं, सबसे पहले उनके पास एक अच्छे लेवल का, एक अच्छे खानदान का जो फॉल्ट फ्री हो, वेल डेवलप्ड साइज का ऑफलाइन होना चाहिए। आप हर म्यूटेशन को उससे आउट क्रॉस करते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे लोग जो है ना जावा और बजरी पे और डव पे काम करते होंगे। तो बजरी के अंदर आपकी जी की जगह जब आप नॉर्मल मार्किंग का बर्ड टॉप स्टड के अंदर मेंटेन करेंगे, चाहे वो होगोरोमोड हो, चाहे वो नॉर्मल एग्जीबिशन हो, क्रस्ट हो, फेलो हो, XYZ हो, अगर आपके पास अपना स्टड मेंटेन नहीं होगा, कभी भी आप दुनिया में कमांड नहीं कर सकते। क्योंकि जो बाहर के 2 बर्ड आप लेके आते हैं, उसके दोनों के फॉल्ट आप कैसे जो है ना करेंगे। डॉक्टर अमित सुमरा हमारे साथ ज्वाइन कर गए, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो हमारे साथ आए। तो जब तक आप एक 50% अपना बर्ड किसी बाहर के आए हुए बर्ड में आउट क्रॉस नहीं करेंगे, आपकी ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि आपको अपनी जनरेशन के बर्ड पे एतमाद होगा। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है ना न्यू है, वो सवाल करते हैं यार आपने तो 5 साल में बना लिया, लेकिन जो है अब हम जो है किस तरीके से बनाएं। तो आप ऐसे जराए ढूंढें जिनके पास 2-3 साल का जो है ना वर्कआउट है और उन्होंने अपनी जनरेशन को प्रूफ कराया है अपने स्टड के अंदर। तब आप जाकर जो है ना उनसे कुछ क्वालिटी का बर्ड लेंगे और उस बर्ड को जो है ना आगे जाके वर्कआउट करेंगे। तो बेहतर यही है कि जब भी आप बर्ड मेरे होता है उसका पेरेंटल रिकॉर्ड काम करें, उनका जो है
ब्रीडिंग डेटा कौन करे? जिस ब्रीडर से आप लेते हैं उसके पास रिकॉर्ड होना चाहिए 2, 3, 4 साल का, उसकी एफिशिएंसी का डेटा होना चाहिए और उसके पास फॉल्ट भी होना चाहिए। कोई बंदा अपने बर्ड के फॉल्ट नहीं बता, लेकिन अगर आप उसके साथ कम्युनिकेशन के अंदर अच्छे अटैच होंगे और आप संजीदगी से उसके साथ रिस्पॉन्डिंग करेंगे तो वो आपको बताएगा कि ये फॉल्ट है, 20% मैंने यूज कर लिया, 80% आप इसको जो है ना निकालो, और किस डायरेक्शन से निकालना है वो भी आप उससे लर्न करेंगे। मैं बार बार ये कहता हूँ कि बेऐब सिर्फ अल्लाह की जात है, हर चीज में ऐब है, आपको अपनी दानिश से पता नहीं होता, एक टाइम गुजरने के बाद जो है ना फिर आपको पता चलता है कि जो है ना ये प्रॉब्लम आई है, और आपकी हॉबी की इंप्रूवमेंट ही वो है कि आपको एक फॉल्ट का पता चले और उसके बाद जो है ना आप उस फॉल्ट को फ्री करो। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, लोग आप